Hello everyone. We are starting with the next concept regarding goodwill calculation. Goodwill पहले कैलकुलेट अलग अलग मेथड से अपने गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे. उसके बाद फिर उसकी एंट्रीज एंड वगैरह जो है वो लेटर ऑन स्टेज पे आएंगे कि एंट्रीज क्या होती है वो बाद में देखते हैं. ठीक है. सो पहले देखते हैं कि गुडविल अलग अलग मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मेथड्स कितनी है. तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मेथड्स है. फर्स्ट वन दैट इज सिंपल एवरेज मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज मेथड, थर्ड इज सुपर प्रॉफिट मेथड and fourth one capitalization of average profit method. Mainly four methods are there: simple average, weighted average, super profit and capitalization of average profit. इसमें जो सुपर प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर और मेथड्स है जिसका नाम है नॉर्मल सुपर प्रॉफिट जॉब करते वो फर्स्ट, देन एन्यूटी सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये सुपर प्रॉफिट के अंदर ये तीन मेथड, दैट इज नॉर्मल सुपर प्रॉफिट जॉब करते हैं, सेकेंड वन दैट इज एन्यूटी सुपर प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये तीन मेथड्स उसके अंदर है. ठीक है. सो मेन फोर मेथड्स और उसमें जो थर्ड है सुपर प्रॉफिट उसके अंदर ये अलग अलग दो और मेथड आती है. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग दैट इज सिंपल एवरेज मेथड इन गुडविल कैलकुलेशन. बिफोर दैट गुडविल एग्जैक्टली होता क्या है पहले थोड़ा उसका लॉजिक समझने का ट्राई करें. व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुडविल. तो गुडविल इज लाइक समवन सेज दैट इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंड वगैरह. वो ठीक है कि गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस वगैरह, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज हियर व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुडविल. तो गुडविल इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. गुडविल इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. जो हम फ्यूचर में प्रॉफिट करने वाले हैं उसका हम एस्टिमेशन लगाते हैं. जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है उसका हम एस्टिमेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल. इनफैक्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए इन अ प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखे बोलने के लिए आप बोल सकते हैं इट्स अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. ठीक है. बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज व्हाट इज गुडविल, हम गुडविल कैलकुलेट जो करते हैं वो कैसे करते हैं. तो गुडविल इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. कि आज फॉर एग्जांपल हम बिजनेस कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये बिजनेस में से जो हम कमाने वाले हैं, जो हम बिजनेस को इतना सेटल करके बैठे हैं कि फ्यूचर में बिजनेस में से इतने पैसे तो हम कमाएंगे. फॉर एग्जांपल इस साल का मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपए है. इस साल मेरा बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है और मेरा प्रॉफिट करंट ईयर का 10 लाख है. अब मैं एडिशनली कोई मेहनत ना करूं फिर भी नेक्स्ट ईयर में मैं 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसे नेक्स्ट 3 साल तक मिनिमम मैं अर्न कर सकता हूं. ऐसा मेरा बिजनेस मैंने सेट किया है. ठीक है. तो नेक्स्ट 3 साल तक मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूं जो मैंने अभी मेहनत की है उसकी वजह से. तो फ्यूचर में मैं एडिशनली कोई भी मेहनत ना करूं, कोई एक्स्ट्रा कस्टमर को मैं फाइंड ना करूं, फिर भी मैं 10 लाख 10 लाख 10 लाख और 3 साल तक कमा सकता हूं. वो मेरी आज की मेहनत का नतीजा है. ठीक है. सो दैट इज माई फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट कि 3 साल तक मैं 10-10 लाख यानी टोटल 30 लाख रुपए में 3 साल में कमा लूंगा. ये मेरा आज का मानना है. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप आगे के 3 साल का प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हो आज बैठे बैठे. तो 3 साल में जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है वो आपके लिए क्या है, इट्स नथिंग बट योर गुडविल. ठीक है. सो गुडविल इज जस्ट एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. ये लाइन को आप याद रखिएगा. सो इसके ऊपर आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि गुडविल कैलकुलेट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी. सो फर्स्ट मेथड वी आर स्टार्टिंग दैट इज एन सिंपल एवरेज मेथड. सिंपल एवरेज मेथड क्वेश्चन नंबर 12. Calculate the value of goodwill on 1/1/2017. Calculate value of goodwill on 1/1/2017 on the basis of 3 years purchase of the average profit of the last 5 years. गुडविल जो हम कैलकुलेट करते हैं ना फ्यूचर का एस्टिमेशन है. गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम पुराना प्रॉफिट कंसिडर करते हैं. बट गुडविल है क्या, तो इट्स एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. बराबर मैं आपको समझाऊँ, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन का मीनिंग बराबर समझने का ट्राई कीजिएगा. सो आगे के बाकी सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे. यहाँ पे आपको बोला कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज. यहाँ पे क्या बोले 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year. मीनिंग क्या कि पिछले 5 साल जो ऑलरेडी जा चुके हैं, पिछले 5 साल के एवरेज के बेस पे, पिछले 5 साल के एवरेज के बेस पे और 3 साल की परचेज के बेस पे अब गुडविल फाइंड करो. ठीक है. तो ये 3 साल की परचेज क्या होता है, 5 साल का एवरेज तो आपको समझ आया, पिछले 5 साल यानी जो ऑलरेडी पास्ट में 5 साल हो चुके हैं वो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट करके आप फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट करो. अब ये 3 years परचेज मीनिंग क्या, तो 3 years परचेज मीनिंग कंपनी को ऐसा, पार्टनरशिप फर्म को ऐसा लग रहा है कि जो हमारा 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है वो एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल तक होगा. दैट इज कॉल्ड एज अ परचेज ऑफ नेक्स्ट 3 year. ठीक है. समझ आया आपको. नेक्स्ट 3 years परचेज का मीनिंग क्या कि कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को ऐसा लग रहा है कि जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है अभी, वो एटलीस्ट नेक्स्ट कितने साल तक होगा, 3 साल तक होगा.
नेक्स्ट 3 साल तक जो अभी हम जो समझो कि अभी हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म को ये लग रहा है कि ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट हम नेक्स्ट 3 साल तक कमाएंगे, ठीक है। दैट इज परचेज ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर, 3 साल तक फ्यूचर में कमाएंगे। तो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट का एस्टिमेशन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल, ठीक है। सो यहाँ पे पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको लेना है, और नीचे क्वेश्चन में आपको देखो 6 साल का प्रॉफिट दिया है, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, आपको लास्ट 6 साल का प्रॉफिट दिया है, और क्वेश्चन में बोला कि 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लो। तो कौन से 5 साल लेंगे और कौन सा ईयर नहीं लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है लास्ट 5 ईयर। ये लास्ट 5 ईयर का मीनिंग क्या, तो लास्ट 5 ईयर मीनिंग 2016, 15, 14, 13 एंड 12, 11 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। अगर किसी को क्वेश्चन ऐसा हो कि लास्ट वर्ड नहीं लिखा होता तो क्या, लास्ट 5 ईयर में लास्ट नहीं लिखा होता, खाली 5 ईयर लिखा होता, तो कौन से 5 ईयर लेते, तो भी 11 को इग्नोर करते, तो भी 11 नहीं आएगा। हमेशा 5 ईयर का प्रॉफिट मीनिंग क्या, लास्ट 5 ईयर, बराबर। लास्ट 5 ईयर मीनिंग इमीडिएटली लास्ट 5 ईयर। अगर ये लास्ट वर्ड नहीं लिखा होता तो भी 11 नहीं आता, और अभी भी 11 लास्ट लिखा है तो 11 नहीं आएगा, ठीक है। इन बोथ द सिचुएशन 11 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लास्ट 5 साल ही होगा हमेशा, ठीक है। सो इसका एवरेज प्रॉफिट करके 3 साल की परचेस करनी पड़ेगी, ओके। उसमें 2012 में लॉस है और बाकी सब में प्रॉफिट है, तो माइनस करना पड़ेगा वो लॉस को। तो पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करें, तो कैलकुलेशन में फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। यहां पे फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, ओके। एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए 5 साल का प्रॉफिट ले लो, यहां से स्टार्ट करें, -40,000 प्लस 92,000, फर्स्ट -40,000 बिकॉज लॉस है, प्लस 92,000 प्लस नेक्स्ट 3 साल के प्रॉफिट 55, 70, 90, 55,000, 70,000, 90,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5। एवरेज करना है, 5 साल का प्रॉफिट लिया तो डिवाइडेड बाय व्हाट, 5। टोटल करें तो 92,000, पहले प्रॉफिट को ऐड कर देता हूँ, 55,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 माइनस 40,000, 2,67,000 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5। एक बार वापस टोटल 92,000 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 90 माइनस 40, 267 डिवाइडेड बाय 5, इट्स 53,400। ओके, ये क्या आंसर है ना, ये आंसर नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग क्या कि इतना प्रॉफिट हम अभी कमा रहे हैं, और फर्म को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो प्रॉफिट नेक्स्ट कितने साल तक होगा, तो ये प्रॉफिट नेक्स्ट 3 साल तक होगा। परचेज ऑफ 3 ईयर बोला था ना, तो यहां पे फाइनली अपना जो आंसर होगा वो अब आएगा, गुडविल इक्वल टू 53,400 इंटू 3 ईयर्स परचेज, तो 53,400 इंटू 3 ईयर्स करे तो आंसर कम्स टू 160,200, ठीक है। ये जो आंसर आया 160,200, दिस इज योर गुडविल कैलकुलेशन, ठीक है। सो ये अपना एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, सिंपल एवरेज मेथड, और उसका आंसर 160,200, ये आंसर होगा सिंपल एवरेज मेथड। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इन क्वेश्चन नंबर 13 की जगह 12 करना है, यहाँ पे 13 लिखा है वहाँ पे 12 करना। इन क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग 2012 अमाउंटेड टू 2,000 एंड in question number 12, profit on sale of fixed asset in during 2012 amounted to 2,000 and during 2014 amounted to 5,000. Loss on sale of fixed asset during 2016 amounted to 5,000. Calculate the value of goodwill. आपको ये बोले कि क्वेश्चन नंबर 12 जो आपने अभी ऊपर किया उसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करो। चेंज क्या करो, तो आपको बोले कि 2012 में फिक्स एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ था,
2014 में अगेन फिक्स एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ था एंड 2016 में फिक्स एसेट बेचने से लॉस हुआ था। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके ये 2000, 5000, 5000 जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो सब कुछ ऊपर वाला जो प्रॉफिट है उसमें एडजस्ट हो चुका है। अब आपको ये बोले कि आप गुडविल फिर से कैलकुलेट करो। अब ये क्वेश्चन आपको क्या समझा रहा है उसका लॉजिक मैं पहले समझाऊं। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, प्लस माइनस करके आपको स्टार्ट कर देना है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहां पे हम प्लस माइनस क्यों करेंगे। ये फिक्स एसेट का प्रॉफिट लॉस जो आपको दिया है इसका क्या मीनिंग। तो गुडविल जो होता है बराबर समझने का ट्राई करना। गुडविल जो होता है वो बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट एस्टिमेट करता है। समझना फिर से एक बार, गुडविल जो होता है बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट एस्टिमेट करता है। बट बिजनेस का कौन सा फ्यूचर प्रॉफिट, तो बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीनिंग क्या, गुडविल जो है वो बिजनेस के प्रॉफिट को दिखाता है, सारे प्रॉफिट को नहीं। बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी प्रॉफिट होते हैं। जैसे लैंड बेच के प्रॉफिट हुआ, समझो आपने 1 लाख में लैंड खरीदी थी और अभी अपने 1 करोड़ में बेची तो 99 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके। आपने बिल्डिंग खरीदा था 50 लाख में और 60 लाख में बेचा, 10 लाख प्रॉफिट हुआ, क्या बिजनेस का प्रॉफिट है ना। ये बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस करने से नहीं हुआ, ये इंसिडेंटल टू बिजनेस है, बिजनेस से कनेक्टेड है बट बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस कुछ फर्नीचर का है और लैंड बेचने से प्रॉफिट होता है तो बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, उसको गुडविल कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर उसको गुडविल कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लोगे तो गुडविल बहुत ज़्यादा या बहुत कम आएगी, अगर लॉस हुआ तो कम आएगी, तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कंसिडर्ड, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बराबर, फिर से एक बार, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और असेट बेचने से प्रॉफिट या लॉस होता है, असेट बेचने से अगर प्रॉफिट लॉस होता है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिडर्ड होगा, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा और उसको गुडविल कैलकुलेशन में कंसिडर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको बोला है 2012, 2014 एंड 2016 ये 3 साल के अंदर कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ था असेट बेचने पे, जिसको हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड नहीं कर सकते। गुडविल खाली बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दिखाता है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नहीं दिखाता, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो अब कौन कौन से ईयर में प्रॉफिट, कहाँ पे प्रॉब्लम था, पहले एक काम करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 13, पहले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट लॉस दिया था 2012, 2013, 14, 15 वो सारा लिख लेते। 2013 ईयर लिख लेता हूं पहला। कौन से ईयर से हमने स्टार्ट किया था, 2012 से स्टार्ट करना है, सॉरी 2012 से स्टार्ट कर लेते। फर्स्ट ईयर 2012, देन 2013, देन 2014, 2015 एंड 2016। हर ईयर का जो प्रॉफिट था उसको लिख लेते। प्रॉफिट लॉस जो ओरिजिनली क्वेश्चन में दिया था उसको लिख लेता हूँ। 12 में क्या था, तो 40,000 लॉस था, ऊपर क्वेश्चन में अपने कैलकुलेट किया है। फिर 92,000 प्रॉफिट था, देन 55,000 प्रॉफिट, देन 70 एंड 90। ओके, ये आपका प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में दिया है। अब ये जो क्वेश्चन में दिया था उसके अंदर एडजस्टमेंट आपको कौन कौन से ईयर में बोला था, तो 2012, 2014 एंड 2016 3 साल में एडजस्टमेंट बोला था। 12, 14 और 16 में एडजस्टमेंट था। क्या एडजस्टमेंट था, तो 2012 में आपको बोला है कि फिक्स एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ था और 2014 में 5,000 का प्रॉफिट हुआ था और 2016 में लॉस हुआ था 5,000 का। अब समझो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे समझो, ये सपोज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपको ये बोला है कि 2012 में 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब 2012 में 2,000 का प्रॉफिट हुआ था तो वो असेट बेचने से प्रॉफिट जो हुआ था इसको अपने पीएनएल अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। प्रॉफिट जो होता है वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो हमने जब असेट बेचने से प्रॉफिट किया होगा तो 2,000 रुपए पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा। पीएनएल अकाउंट में डेबिट का मीनिंग होता है माइनस और क्रेडिट का मीनिंग होता है प्लस। क्रेडिट करते मीनिंग प्रॉफिट प्लस होता है और डेबिट करते मीनिंग प्रॉफिट माइनस होता है।
सो P&L में डेबिट का मीनिंग क्या होता है, माइनस, और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, प्लस। अब ये 2000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ था तो आपने P&L में क्रेडिट किया था, क्रेडिट मीनिंग क्या किया था, प्लस किया था। अब इसको नहीं लेना है मेरे को, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूँ, तो 2000 रुपये मैंने क्रेडिट किया था, तो अब रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट मीनिंग क्या, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर लेते। तो 2012 में आपको 2000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। ऑलरेडी 40,000 माइनस था और 2000 माइनस होगा। क्यों माइनस हुआ, लॉजिक समझ है आपको, कि 2000 आपने क्रेडिट किया था, अब डेबिट करना पड़ेगा रिवर्स करने के लिए, बिकॉज इसको नहीं लेना है, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो इसको डेबिट करेंगे, डेबिट मीनिंग क्या करेंगे, माइनस। तो 2012 में जाके 2000 रुपये माइनस कर दो। फिर ऐसा और कौन सी ईयर में प्रॉब्लम था, तो 2014 में 5000 का प्रॉफिट था। 2014 में 5000 का जो प्रॉफिट था, ये 5000 का प्रॉफिट ये भी P&L अकाउंट में आपने क्या किया होगा, 5000 का प्रॉफिट P&L में 2014 में क्रेडिट किया होगा। यानी क्रेडिट कर दिया है तो इसका मीनिंग आपने प्लस कर दिया होगा। तो अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट मीनिंग क्या, माइनस। तो 2014 में ये 5000 रुपये माइनस करना पड़ेगा 2014 में, ठीक है। और लास्ट में 2016 में 5000 का लॉस था। 2016 में 5000 रुपये का लॉस था। तो 2016 का 5000 का जो लॉस था, ये लॉस है, ये लॉस आपने P&L अकाउंट में डेबिट किया होगा। 5000 रुपये लॉस है, लॉस P&L में डेबिट होता है। तो 5000 रुपये का जो लॉस है ये P&L में आपने डेबिट किया होगा। डेबिट किया था, अब इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, प्लस। अब ये कौन से ईयर में हुआ था, 2016 में हुआ था। तो 2016 में जाके यहाँ पे 5000 रुपये क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। बाकी कोई ईयर में चेंज नहीं था। और फाइनली इसके बाद आपको नया प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली न्यू प्रॉफिट इज 42,000। यहाँ पे कोई चेंज नहीं था, 92,000, यहाँ पे 50,000 करेक्ट प्रॉफिट, और यू कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो हम फाइंड कर रहे हैं, दिस इज योर करेक्ट प्रॉफिट, और यू कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो नेक्स्ट 95,000। इसके बाद टोटल करें तो 92,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 95,000 माइनस 42,000 कम्स टू 2,65,000। आंसर जो आया, आंसर इज 2,65,000। ओके, ये 2,65,000 जो आंसर आया, दिस इज योर टोटल प्रॉफिट। अब आपको बोला था कि आपको तो गुडविल फाइंड करना है, ये तो हमने टोटल प्रॉफिट किया। अब क्या करें, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा एवरेज प्रॉफिट। इसका एवरेज भी करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट, 2,65,000 डिवाइडेड बाय 5 years। 2,65,000 डिवाइड बाय 5 years कम्स टू व्हाट, 53,000। 53,000 क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। और फाइनली गुडविल कैलकुलेट करें। गुडविल 3 साल की परचेस के बेस पे बोला था, 53,000 इंटू 3 years परचेस, 53,000 इंटू 3 years परचेस कम्स टू 1 लाख। 59,000 का फाइनल प्रॉफिट आएगा। 2,65,000 5 साल का एवरेज प्रॉफिट था, ठीक है। सो 2,65,000 डिवाइड बाय 5, ठीक है। आंसर इज 53,000 और 3 साल की परचेस के बेस पर बोला था, तो आंसर कम्स टू 1,59,000। दिस इज योर फाइनल गुडविल। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर होगा, 1,59,000 गुडविल। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट वन, दैट इज सेकेंड मैथड। स्टार्ट यहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ओके, अगेन सेम मेथड का क्वेश्चन है, बट यही लॉजिक जो क्वेश्चन नंबर 13 में अप्लाई किया था, एवरेज, सिंपल एवरेज ही है, बट सेम लॉजिक, सेम कैलकुलेशन जो आपने क्वेश्चन 13 में किया था वही अपने यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉलोइंग वेर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years। फॉलोइंग वेर द प्रॉफिट्स फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 3 years। 3 साल का, लास्ट 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, 11, 12, 13, और नीचे लिखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस। कितने साल का परचेस, 4 years। मीनिंग बिजनेस में ऐसा लग रहा है ये जो एवरेज प्रॉफिट है नेक्स्ट 4 साल तक तो होगा, एंड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके और 4 साल की परचेस लेके गुडविल कैलकुलेट करो, सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे 11, 12 एंड 13, 5 lakhs, 4 lakhs एंड 6 lakhs। पहले मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ, 11, 12, 13। फर्स्ट ईयर 2000,
11, 2012 एंड 2013। पहले क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट दिया है उसको हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट है 5 lakhs, 4 lakhs एंड 6 lakhs। फाइव लैक्स, 4 lakhs एंड 6 lakhs। दिस इज प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन। अब एडजस्टमेंट आपको क्या बोला है, तो यहां पे 5 lakhs के बाजू में लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, 4 lakhs के बाजू में लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, और 6 lakhs के बाजू में लिखा है एक्सक्लूडिंग 2 lakh पेबल ऑन इंश्योरेंस। ये 3 एडजस्टमेंट्स है। अब आपको इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या करेंगे समझो। तो 5 lakhs के बाजू में लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 1,50,000। एबनॉर्मल गेन मीनिंग क्या, जो बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता, एबनॉर्मल, जो कभी कभी होता है कभी नहीं भी होता है, ठीक है। दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, एबनॉर्मल है। गुडविल क्या शो करता है, फिर से एक बार रिपीट करें, गुडविल क्या शो करता है, बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को शो करता है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं ले सकते, और इवन ये एबनॉर्मल गेन लॉस भी कंसिडर नहीं कर सकते। एबनॉर्मल गेन लॉस का मीनिंग क्या, कि कोई कोइंसिडेंटली लॉस हो गया, जैसे फायर इंश्योरेंस, फायर हुआ बिजनेस में और फायर की वजह से अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो क्या बिजनेस का रेगुलर लॉस है ना, ये एबनॉर्मल हुआ, रोज फायर नहीं होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज एबनॉर्मल एक्टिविटी। सो एबनॉर्मल गेन कोई हो गया या एबनॉर्मल लॉस हो गया, वो गुडविल कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज वो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एबनॉर्मल गेन लॉस, ठीक है। यहां पे बोला है एबनॉर्मल गेन हुआ था 1.5 लाख रुपए का। अब मेरे को ये बताओ, एबनॉर्मल गेन है तो एबनॉर्मल गेन को पीएनएल में क्या किया होगा, एबनॉर्मल गेन है, गेन मीनिंग प्रॉफिट, तो पीएनएल में क्या किया होगा, क्रेडिट, क्रेडिट मीनिंग क्या किया होगा, प्लस। अब क्या करो, डेबिट, डेबिट मीनिंग क्या करो, माइनस। सो 1,50,000 रुपीज पीएनएल में क्रेडिट किया होगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो 1,50,000 जो पीएनएल में क्रेडिट हो चुका है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा 1,50,000। नेक्स्ट वन, इसके बाद बोला है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 2 lakhs, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 2 lakhs। एबनॉर्मल लॉस 2 लाख रुपए कंसिडर किया था। एबनॉर्मल लॉस मीनिंग पीएनएल डेबिट किया होगा, डेबिट मीनिंग क्या किया होगा, माइनस। तो अब क्या कर दो, क्रेडिट, क्रेडिट मीनिंग क्या कर दो, प्लस। तो ये 2 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट किया होगा, अब क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, 2 लाख रुपए प्लस करेंगे। जो मैंने ऊपर आपको समझाया वही लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस है तो पीएनएल डेबिट किया होगा, लॉस है तो पीएनएल डेबिट हुआ, अब क्या करो, क्रेडिट, क्रेडिट मीनिंग क्या करो, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा था 6 lakhs के बाजू में लिखा था एक्सक्लूडिंग 2 लाख रुपीज पेबल ऑन इंश्योरेंस, एक्सक्लूडिंग लिखा था, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में सॉरी 6 लाख रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस कंसिडर्ड नहीं हुआ है। अब इंश्योरेंस पे करना, मेरे को ये बताओ कौन सी एक्टिविटी है, बिजनेस करो तो बिजनेस में इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ता है, तो बिजनेस का इंश्योरेंस अगर आप पे करो तो क्या ये बिजनेस की एक्टिविटी है, यस ऑफकोर्स है। इंश्योरेंस पे करना बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आपको बिजनेस करना है तो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। यहां पे लिखा है कि 2 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मीनिंग वो 2 लाख रुपए को माइनस नहीं किया है, पीएनएल में डेबिट नहीं किया है। इंश्योरेंस एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होता है, तो ये 2 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ है, अब डेबिट करो, डेबिट करो मीनिंग क्या, माइनस करो, डेबिट का मीनिंग क्या, माइनस। तो 2 लाख रुपए इंश्योरेंस माइनस क्यों करेंगे, हम उसको रिमूव नहीं कर रहे, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। 2 लाख कंसिडर डेबिट होना चाहिए था बट नहीं हुआ, और ऊपर के 2 पॉइंट नहीं होने चाहिए थे और हुए थे, ठीक है, उल्टा है। ये थर्ड वाला पॉइंट होना चाहिए बट नहीं हुआ है, 2 लाख डेबिट होना चाहिए बट हुआ नहीं है। सो ये 2 लाख रुपए जो था इसको यहाँ पे क्या करो, डेबिट करो, डेबिट मीनिंग क्या करो, माइनस करो। अब इससे आपको फाइनली आपका करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चलेगा। 5 lakhs minus 1,50,000 that is 3,50,000. Second 4 lakhs plus 2 lakhs that is 6 lakhs. And 6 lakhs minus 2 lakhs that is 4 lakhs. And total करे तो 3,50,000 plus 6 lakhs plus 4 lakhs total comes to 13,50,000. Total 13,50,000. Okay, now calculate average profit. Average profit 13,50,000 divided by 3 comes to 4,50,000.
4,50,000 क्या है एवरेज प्रॉफिट। नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल। गुडविल इक्वल टू व्हाट, गुडविल इज 4,50,000 इनटू कितने साल की परचेज थी। तो गुडविल के लिए आपको कितने साल की परचेज बोला है, तो आपको बोला है कि 4 ईयर्स परचेज कंसिडर करो। तो इंटू 4 ईयर्स परचेज, 4,50,000 इंटू 4 ईयर्स परचेज इंटू 4 कम्स टू 18 lakhs। ठीक है, तो ये 18 lakhs जो आंसर आया, दिस इज योर फाइनल आंसर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, सो ये आपका गुडविल की अमाउंट होगी 18 लाख रुपीज। ओके, सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। सो आपको ध्यान रखना है एबनॉर्मल चीज़ें और नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें जो होती है वो कंसिडर्ड गुडविल के लिए नहीं होगी, बिकॉज गुडविल जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो करता है, नॉन ऑपरेटिंग एबनॉर्मल चीज़ें शो नहीं करता। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर सेकंड मेथड स्टार्ट होता है जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। फर्स्ट मेथड कंप्लीट किया गुडविल का, इसका नाम था सिंपल एवरेज। नाउ वेटेड एवरेज आपको आता है। वेटेड एवरेज में सिंपल हम क्या करते हैं, तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हम हर साल के प्रॉफिट्स को वेट्स दे देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल ईयर। समझो कि इस क्वेश्चन के अंदर है 11, 12, 13, 14, 15, 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, तो हम इसको वेट्स दे देंगे और वेट्स में जो पुराने साल है उसको कम वेट देंगे और जो रिसेंट ईयर्स है उसको, जो रिसेंट ईयर उसको हम ज़्यादा वेट देंगे, क्योंकि गुडविल जो है फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट करता है। समझना, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर साल को आपको याद होगा वेट्स देते थे, जैसे यहाँ पे इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5 ऐसे वेट्स दोगे। रीज़न क्या, पुराने साल है उसको कम वेट देंगे और रिसेंट ईयर उसको ज़्यादा वेट देंगे। ऐसा क्यों, तो अगेन एक लाइन के अंदर आपको लॉजिक समझ में आएगा कि गुडविल क्या है। तो गुडविल इज एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। आपका फ्यूचर प्रॉफिट अच्छे से कौन दिखाएगा, आपका रिसेंट ईयर जो कंप्लीट हुआ वो, कि 5 साल पहले का ईयर। तो ऑब्वियसली जो भी आपका रिसेंट ईयर कंप्लीट हुआ वो आपके फ्यूचर प्रॉफिट को अच्छे से दिखाएगा, तो उसको ज़्यादा वेट देंगे। और जो 5 साल पहले का ईयर है जो आपके फ्यूचर प्रॉफिट को इतना अच्छे से नहीं दिखा पाएगा, तो उसको हम कम वेट देंगे। तो यहाँ पे हमेशा जो वेट्स आपको देना है वो हमेशा आपको इंक्रीजिंग देना है, यानी स्टार्टिंग जो पास्ट ईयर उसको कम वेट देंगे, जो रिसेंट ईयर उसको ज़्यादा वेट देंगे, और इन दिस वे आपको वेट्स देना है और उसके ऊपर से आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी वेटेड एवरेज में 1 2 3 4 5 ये जो किया, कभी भी 5 4 3 2 1 ऐसा करना नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी वेटेड एवरेज में इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड की जगह डिक्रीजिंग उल्टा हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। लॉजिक मैंने आपको समझाया। ठीक है, फिर से एक बार कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 15 वेटेड एवरेज मेथड। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द 5 years गिवन, 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है नीचे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, कितने साल, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले 11, 12, 13, 14, 15, 5 साल का प्रॉफिट। और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 11 से 15, 2011 से स्टार्ट करके 2011, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया है। प्रॉफिट की अमाउंट लिख लेते, 20, 30, 40, 50, 55, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एंड 55,000। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट दिया है। अब इसको हम वेट्स दे देंगे, वेटेड एवरेज मेथड है, तो वेट्स हम इंक्रीजिंग ट्रेंड में देंगे। 5 साल है तो इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5। ठीक है, वेटेड एवरेज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो। सो फर्स्ट आंसर 20,000, सेकेंड 60,000, 1,20,000, 2 lakhs and 55,000 into 5, 2,75,000,
ओके, नाउ टोटल करें तो 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2 lakhs प्लस 2,75,000 टोटल कम्स टू 6,75,000 टोटल कम्स टू 6,70,000 6,75,000 और वेट्स का टोटल कर देंगे तो 54321 दैट इज टोटल इज 15 टोटल विल बी 15 ओके एंड ये हो गया प्रॉफिट का कैलकुलेशन वेट्स हो गया नाउ एवरेज प्रॉफिट और यू कैन से weighted average profit equal to 6,75,000 divided by 15. 6,75,000 divided by 15 comes to 45,000. ये जो आंसर आया था 45,000 दिस इज नॉट द आंसर. ये जो आंसर आया इसको हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट. ओके, अब आपको गुडविल फाइंड करना है. तो गुडविल के लिए फाइनली आंसर क्या आएगा? तो अभी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको कितने साल का परचेज बोला था वो देखना पड़ेगा. तो गुडविल इक्वल टू 45,000 इंटू कितने साल का परचेज बोला था? 3 साल के परचेज के बेस पे आंसर बोला था. सो 45,000 इंटू 3 years परचेज. सो 45,000 इंटू 3 years परचेज कम्स टू 1,35,000. 1,35,000 जो आंसर आया ये 1,35,000 दिस इज योर फाइनल अमाउंट ऑफ गुडविल. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है गुडविल कैलकुलेशन वेटेड एवरेज मेथड. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर. ये क्वेश्चंस आपको आते हैं मेरे को खाली जो कंसेप्ट जहाँ पे चेंज होता है वो मेरे को ज़्यादा एम्फोसाइज करना है समझाने में. क्वेश्चन नंबर 16 इसके अंदर छोटा सा चेंज है जो आगे मैंने आपको समझाया. एबनॉर्मल प्रॉफिट या जो एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस कंसिडर नहीं करते उसके कंसेप्ट को यहाँ पे और अच्छे से समझाया. क्वेश्चन नंबर 16 कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year. 4 साल का एवरेज प्रॉफिट और 3 साल की परचेज की बेस पे आपको गुडविल फाइंड करना है. 11, 12, 13, 14 4 साल का प्रॉफिट दिया है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिया है. वो एडजस्टमेंट्स मैं बाद में पढ़ता हूँ. पहला काम ये करता हूँ 11, 12, 13, 14 का जो प्रॉफिट आपको दिया है ये प्रॉफिट को मैं लिख लेता हूँ. उसके बाद फिर उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो पहले प्रॉफिट की अमाउंट लिख लेते हैं और इसके लिए कैलकुलेशन में लाइन्स थोड़ा ड्रॉ कर दे. इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन चलेगा. 4 साल okay. This is question number 16 और कितने साल का प्रॉफिट दिया था? 11, 12, 13, 14 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया था. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11, 2011, 2012, 2013 एंड 2014. ओके, ये वही कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखा था वही लिख रहा हूँ बट इस बार हॉरिजॉन्टल लिख रहे. मैंने ये जो करेक्शन किया था ये जो किया था करेक्शन ये वाला ऐसे ही लिख रहा हूँ. यही कैलकुलेशन में कर रहा हूँ बट इसको हॉरिजॉन्टल लिखते हैं. ऊपर वर्टिकल लिखा था इसमें एडजस्टमेंट्स थोड़े ज़्यादा है तो उसको हॉरिजॉन्टल लिखते हैं. 11, 12, 13, 14 और यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख देंगे. ओके, पहले प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन एज पर क्वेश्चन कितना? 25,000, 27,000 2 साल का पहले लिख लेते हैं. 25, 27, 11 का 25 then 27,000 then after 46900 and 53810. 46900 and 53810 ये आपको 4 साल का प्रॉफिट जो दे दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया. आफ्टर दिस प्रॉफिट अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स आपको पढ़ना है. एडजस्टमेंट्स के अंदर फर्स्ट लिखा है ऑन 1/1/12
a major plant repair was undertaken for rupees 10,000 which was charged to revenue on 1112. A major plant repair was undertaken for rupees 10,000 which was charged to revenue. इसका मीनिंग क्या कि 2012 में, समझना 2012 की बात करें, 2012 में मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन, रिपेयरिंग करवाया था, प्लांट में क्या करवाया था, रिपेयरिंग करवाया था, कितने का, 10,000 का, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू. चार्ज टू रेवेन्यू का मीनिंग ये होता है कि उसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया था. चार्ज टू रेवेन्यू का मीनिंग क्या, उसको पीएनएल में डेबिट किया था. एंड द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज. द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज. कैपिटलाइज का मीनिंग क्या कि एक्चुअली इसको पीएनएल में डेबिट नहीं करना था, कैपिटलाइज करना था, मीनिंग बैलेंस शीट में ले जाना था. 10,000 रुपए किया क्या, पीएनएल में डेबिट किया, एक्चुअली क्या करना था, बैलेंस शीट में ले जाना था. फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ 10% डिप्रिसिएशन एज पर डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से उस पर 10% डेप्री भी करना था. वापस मैं आपको समझाऊं क्या हुआ गलती, यहां पे लिखते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. गलती क्या हुई तो यहां पे समझो, ये आपका पीएनएल अकाउंट है, ये पीएनएल अकाउंट है आपका, और इनसे बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपकी बैलेंस शीट है, फॉर एग्जांपल ये आपका पीएनएल बैलेंस शीट है. वो 10,000 रुपए का जो प्लांट के ऊपर रिपेयरिंग करवाया था, वो रिपेयरिंग एक्चुअली यहाँ पे प्लांट होता है, बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी होता है. तो बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पे 10,000 रुपीज प्लस करने का था, यहाँ पे 10,000 रुपीज प्लस करना था. ठीक है, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू में 10,000 प्लस करना था, करेक्ट ये करना था. गलती ये की कि 10,000 रुपीज को गलती से यहाँ पे प्लस करने की जगह ये नहीं किया और गलती से उसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया. समझ आया आपको प्रॉब्लम. ठीक है, बैलेंस शीट में प्लस करने की जगह प्लांट एंड मशीन में पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया. पीएनएल अकाउंट में डेबिट मीनिंग माइनस और क्रेडिट मीनिंग प्लस. तो मुझे बताओ प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगी. तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया, अब रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो एक इफेक्ट 2012 में बोलो क्या होगा, प्रॉफिट में प्लस होगा माइनस होगा. सो डेबिट किया तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, क्रेडिट करना पड़ेगा. क्रेडिट मीनिंग क्या होगा, प्लस. तो 2012 में यहाँ पे क्या कर देंगे, 2012 में यहाँ पे 10,000 रुपीज प्लस कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लांट कॉस्ट डेबिटेड टू, प्लांट कॉस्ट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. प्लांट की कॉस्ट जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट की थी उसका हमने करेक्शन किया, बाकी कोई ईयर में चेंज नहीं था. अब इसी पॉइंट के अंदर एक और ट्रांजेक्शन था कि सब्जेक्ट टू 10% डिप्रिसिएशन एज पर डब्ल्यूडीवी मेथड, ऐसा लिखा था. ठीक है, उसका मीनिंग क्या वो समझे. सब्जेक्ट टू लिखा था डेप्रिसिएशन ऑफ 10% एज पर डब्ल्यूडीवी मेथड. इसका मीनिंग क्या, अब समझो, ये प्लांट अगर पीएनएल में लिखा है, उसकी जगह ये प्लांट को बैलेंस शीट में लिखा होता. यहाँ पे गलती ये की है कि इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा, गलती से कहाँ लिखा, उसको पीएनएल में लिखा. बट अगर ये बैलेंस शीट में लिखते तो उसके ऊपर डेप्री भी प्रोवाइड होता, और डेप्री एक साल प्रोवाइड होता कि हर साल प्रोवाइड होता, तो डेप्री तो हर साल प्रोवाइड होता है. तो प्लांट की कॉस्ट 10,000 रुपये पीएनएल में नहीं लिखा. ठीक है, तो प्लांट की कॉस्ट को पीएनएल बैलेंस शीट में नहीं लिखा तो उस पर डेप्री भी नहीं लिखा होगा, डेप्री भी प्रोवाइड नहीं किया होगा. और डेप्री का रेट कितना है, 10%. ठीक है, और कौन से ईयर में गलती हुई थी, 2012 में गलती हुई थी. तो 12 का डेप्री भी बाकी होगा, 13 का भी बाकी होगा, 14 का भी बाकी होगा. 12, 13, 14, 11 का तो हो नहीं सकता, पीछे नहीं जा सकते, आगे जाएंगे डेप्री प्रोवाइड करने के लिए. तो 12, 13 एंड 14 ये 3 साल का डेप्री बाकी होगा. समझ है आपको. प्लांट को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया तो डेप्री भी नहीं दिखाया होगा. ठीक है, पीएनएल में डेबिट कर दिया तो उस पर डेप्री प्रोवाइड नहीं हुआ होगा, तो आपको डेप्री 10% प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो 10,000 पे पहले साल का डेप्री कितना आएगा, डब्ल्यूडीवी से 1,000 आएगा, बैलेंस कितना होगा, 9,000 बचेगा. 9,000 पे 10% डेप्री कितना आएगा, 900 रुपये. बैलेंस कितना आएगा, 8100, और 8100 का 10% डेप्री कितना आएगा, 810. ठीक है, इसका मीनिंग आपको कितना डेप्री प्रोवाइड करना पड़ेगा, 1,900 और 810. 3 साल का डेप्री प्रोवाइड करना पड़ेगा, 1,900 और 810. तो वो 1,900 और 810 डेप्री प्रोवाइड करना बाकी रह गया था, तो उसको डेप्रीशिएशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा. और डेप्रीशिएशन पीएनएल में क्या होता है, तो डेप्रीशिएशन पीएनएल में डेबिट होता है. डेबिट का मीनिंग क्या, माइनस. तो आपको डेबिट करना बाकी है, डेबिट मीनिंग क्या करना बाकी है, माइनस करना बाकी है. तो माइनस करो, तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे 2012 में 1,000 का डेप्री,
दूसरे साल में कितना था 900 रुपये, और तीसरे साल में कितना था 810 रुपये। ये डेबिट करना पीएनएल में बाकी है, डेबिट बाकी है, इसका मीनिंग क्या, माइनस बाकी है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करो। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन 1900 810, डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, ये एडजस्टमेंट हो गया आपका। आफ्टर दैट नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 फर्स्ट हो गया, सेकंड वन नाउ क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2012 एंड 13 वेर ओवर वैल्यूड बाय 1000 2000 रेस्पेक्टिवली। 2012 और 2013 में क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया था। ओवर वैल्यूएशन का मीनिंग क्या, ज़्यादा ले लिया था। अंडर वैल्यूएशन मीनिंग कम लिया था, ओवर वैल्यूएशन मीनिंग ज़्यादा लिया था। कौन सी ईयर में ऐसा हुआ, 12 और 13 में ऐसा हुआ था। तो 12 और 13 में जब ऐसा हुआ तो एक आपको थोड़ा इसका कैलकुलेशन भी समझा दूँ। सपोज ये छोटा सा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, सपोज कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। कितने साल का ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए मेरे को, 2012 13 14 15। 2012 में गलती हुई थी, 2012 2012 2013 2014 और 15 की ज़रूरत पड़े तो उसको लेंगे 2015। ये सपोज आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, व्यापार खातू। ये सपोज आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर गलती क्या हुई है, तो गलती आपको ये बोल रहा है कि 2012 और 13 में क्लोजिंग स्टॉक 1000 और 2000 ज़्यादा ले लिया, ओवर वैल्यूड। 2012 में क्लोजिंग स्टॉक, चलो ये 2012 की बात करें तो 2012 में मेरे को ये बताओ कि 2012 में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा ले लिया, 1000 रुपये क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा ले लिया। अब 12 का अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा ले लिया, चलो आगे छोड़ो वो बात बाद में, पहले 2012 में आपको ये समझ आया, 2012 में 1000 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा ले लिया, और 2013 में 2000 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा ले लिया। तो 2013 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 2000 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया। इतना समझ आपको, 12 में 1000 और 13 में 2000 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा ले लिया, इतना समझ आपको। अब समझो 12 का क्लोजिंग स्टॉक वो 13 का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। 12 का क्लोजिंग स्टॉक मीनिंग 13 का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो 12 का 1000 ज़्यादा ले लिया, तो 13 में ओपनिंग स्टॉक भी 1000 रुपये ज़्यादा लिया होगा, 1000 रुपये यहाँ पे भी ज़्यादा लिया होगा, अपने आप आ जाएगा। सेम वे 13 का क्लोजिंग स्टॉक 2000 ज़्यादा है, तो 14 का ओपनिंग स्टॉक, 13 का क्लोजिंग मीनिंग 14 का ओपनिंग, तो 14 का ओपनिंग स्टॉक भी 2000 रुपये ज़्यादा लिया होगा। ठीक है, समझ है आपको। ओके, 15 की ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है अभी। ओके, अब प्रॉब्लम समझो क्या हुआ। तो 12 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हुआ तो 13 का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हुआ, 13 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हुआ तो 14 का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हुआ। इतना समझ आया आपको। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितना जो हुआ है उसको उल्टा करते जाओ। चलो 12 से स्टार्ट करें। तो 12 में क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 12 में क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो रिमूव करने के लिए क्या करो, डेबिट करो। तो डेबिट करो यानी क्या, डेबिट मीनिंग माइनस, क्रेडिट मीनिंग प्लस, डेबिट मीनिंग माइनस, क्रेडिट मीनिंग प्लस। ठीक है, सब जगह पे। सो 12 में प्लस ज़्यादा हुआ है तो अब क्या करेंगे, माइनस। तो 12 में जाके क्या करो, तो 12 में जाके यहाँ पे 1000 रुपये माइनस कर दो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 12 में 1000 रुपये माइनस। ठीक है, अब 12 खत्म हो गया, 13 पे आते हैं। 13 में 2 पॉइंट्स है, दोनों को अलग लिखेंगे, मर्ज मत करो अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। 13 में डेबिट ज़्यादा हुआ, इसको अभी 2000 को छोड़ दो, पहले 1000 की बात करें। 1000 डेबिट ज़्यादा हुआ तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। 1000 को डेबिट ज़्यादा किया, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। तो 13 में 1000 रुपये प्लस कर दो। तो 13 में जाके 1000 रुपये प्लस कर दिया, यहाँ पे जाके 1000 रुपये प्लस कर दिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद 13 में और एक प्रॉब्लम है। 13 का क्लोजिंग स्टॉक 2000 ज़्यादा लिया है, मीनिंग 2000 क्रेडिट ज़्यादा हुआ है। तो क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट मीनिंग क्या, माइनस। तो 13 में 2000 रुपये और माइनस भी करो। तो 13 में जाके 2000 रुपये माइनस भी करेंगे, डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो डेबिट करना पड़ेगा। और क्या, ये हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अब 14 पे जाते हैं। 14 में एक ही गलती है, 14 में 2014 में 2000 डेबिट ज़्यादा किया है,
2014 में 2000 डेबिट ज़्यादा किया, डेबिट ज़्यादा किया तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। तो 2014 में जाके क्या करो, 2014 में जाके यहाँ पे 2000 रुपये प्लस कर दो, ठीक है, हो गया एडजस्टमेंट्स। इसके सामने क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों का कॉमन पर्टिकुलर, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ठीक है, समझ आया आपको ये कैलकुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज थर्ड नंबर, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। क्या बोले कि मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए, मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए 5000 का एडिशनल एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा गुडविल वैल्यूएशन के लिए। मीनिंग आपको क्या बोल रहे हैं, इसका मीनिंग आपको समझाओ। टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड, मीनिंग क्या कि गुडविल बेसिकली, फिर से एक बार इस सेंटेंस को समझने के लिए एक और बार गुडविल का मीनिंग समझना पड़ेगा। गुडविल आपको क्या दिखाता है, तो गुडविल आपको दिखाता है फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट या एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको गुडविल दिखाता है फ्यूचर का प्रॉफिट। अब फ्यूचर में प्रॉफिट करने के लिए, सेम प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए आपको ये बोल रहे हैं कि 5000 रुपए का खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा मैनेजमेंट कॉस्ट पे। फ्यूचर में प्रॉफिट करने के लिए गुडविल आपको फ्यूचर का प्रॉफिट दिखाता है, और फ्यूचर में प्रॉफिट करने के लिए, फ्यूचर में सेम प्रॉफिट करने के लिए आपको मैनेजमेंट कॉस्ट जो अभी हो रही है उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आप समझो, मेरे को फ्यूचर का प्रॉफिट ढूंढना है, गुडविल क्या दिखाता है, फ्यूचर का प्रॉफिट। मेरे को फ्यूचर का प्रॉफिट ढूंढना है तो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस भी कंसिडर करने पड़ेंगे। गुडविल दिखाता है फ्यूचर का प्रॉफिट, फ्यूचर का प्रॉफिट ढूंढने के लिए फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको ये बोले कि आपको ये बोले कि सेम प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए आपको फ्यूचर में हर साल 5-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो 5000 रुपए कैसे इसको कंसिडर करेंगे, आंसर में कैसे उसको कंसिडर करेंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हर साल के प्रॉफिट में से 5-5 हजार रुपए माइनस कर दो, 11, 12, 13, 14 हर साल के प्रॉफिट से 5000 रुपए माइनस कर दो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रॉफिट का एवरेज करो और एवरेज प्रॉफिट आने के बाद एक बार 5000 माइनस करो। या तो हर साल के प्रॉफिट में से 5-5 हजार माइनस कर दो, या तो प्रॉफिट का एवरेज करने के बाद लास्ट में एवरेज करने के बाद 5000 एक बार माइनस करो। इट्स वन एंड द सेम थिंग, आप कोई भी कर सकते हो, दोनों आंसर सेम आएंगे। मैं अभी क्या करता हूं, मैं 5000 हर साल से माइनस कर देता, बिकॉज मैंने टेबल बनाया है। तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा, डेबिट मीनिंग क्या, माइनस होगा। तो 5000 रुपए हर साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, सो दैट आपको फ्यूचर का होने वाला प्रॉफिट पता चलेगा। सो 5000 रुपए हर साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, और इसके सामने लिख देंगे पर्टिकुलर्स में मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है। सो इसके बाद अब आपको क्या मिलेगा, करेक्ट प्रॉफिट फॉर गुडविल कैलकुलेशन। ये आपको क्या मिलेगा, करेक्ट प्रॉफिट फॉर गुडविल। सो 25 माइनस 5 20,000, फिर यहां पे 27,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 30,000, ओके। इसके बाद 46900 माइनस 900 इज 46,000, 47,000 माइनस 7,000 दैट इज 40,000, यहाँ पे आएगा 40,000। देन 55 माइनस 5, ओके 50,000, यहाँ पे आएगा 50,000, ओके। ये प्रॉफिट आपका आया गुडविल कैलकुलेशन के लिए, ओके। ये प्रॉफिट के अंदर आप देखो ट्रेंड आ रहा है 20, 30, 40, 50 ट्रेंड आ रहा है प्रॉफिट के अंदर। एंड प्रॉफिट में अगर ट्रेंड शो कर रहा है तो इसको आप वेटेड एवरेज कर सकते हैं। मैं उसको वेट्स यहीं पे दे देता हूँ, इंटू 1 इंटू 4 2 3 4, ठीक है। ये वेट्स दिए मैंने, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो वेट्स कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। सो 20,000, 60,000, 1,20,000 एंड 2 लाख, ये आपका वेटेड प्रॉफिट हो गया। अब इसको एवरेज कर देंगे तो फाइनली इसका आंसर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2060, टोटल कर देता हूं मैं यहीं से, 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000
प्लस 2 lakhs, total comes to 4 lakhs total, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 4321 का टोटल आएगा, टोटल क्या आएगा 10, ओके 4321 का टोटल कितना 10, तो 4 lakhs टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 10, तो एवरेज प्रॉफिट कितना 40,000। ये आंसर नहीं है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। आपको तो गुडविल फाइंड करना था, गुडविल कितने साल की परचेज के बेस पे बोला था, तो लास्ट 4 years प्रॉफिट 3 years परचेज बोला था, 3 साल की परचेज के बेस पे, 3 साल की परचेज के बेस पे गुडविल फाइंड करना था। तो फाइनली गुडविल इक्वल टू व्हाट, गुडविल इक्वल टू 40,000 इंटू 3 years परचेज इक्वल टू 1,20,000, सॉरी ये जो आंसर आया 1,20,000, दिस इज योर फाइनल गुडविल कैलकुलेशन। ये आपका फाइनली गुडविल की अमाउंट है 1,20,000, ये आपका फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 16 गुड क्वेश्चन, इसके अंदर आपको काफ़ी पॉइंट्स कंसिडर करने हैं गुडविल के साथ कैलकुलेट करने के लिए। डिप्रिसिएशन वाला भी एक नया पॉइंट था इसके अंदर समझने जैसा, ठीक है ठीक है। एक बार आप क्या कीजिए, क्वेश्चन देखने के बाद, एक बार वीडियो देखने के बाद इसको स्टॉप करके वापस एक बार यही क्वेश्चन को कैलकुलेट आप खुद कैलकुलेट कीजिए, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए। जहाँ जहाँ पॉइंट्स में समझ नहीं आया फिर से एक बार वीडियो रिवाइज कीजिए और फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए और खुद कैलकुलेट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था, ठीक है। आंसर इज 1,20,000। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड स्टार्ट होता है, ये 2 मेथड कंप्लीट हुई, इसके बाद थर्ड मेथड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर्स आर 2011, 12, 13 एंड 14। 4 साल का आपको प्रॉफिट लॉस दिया है, इसमें 2012 में लॉस है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹2 lakhs। बिजनेस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस में आपने इतने पैसे लगाए हैं, 2 लाख रुपए आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इज 10%, मीनिंग आपका एक्सपेक्टेशन है कि 2 लाख के ऊपर आपको एटलीस्ट 10% कमाना है। तो 2 लाख पे आपको एटलीस्ट 10% कमाना है, तो 2 लाख का 10% करो तो 20,000 रुपीज आपका एक्सपेक्टेशन है कि हर साल आप 20,000 रुपये बिजनेस में से कमाएंगे। 2 लाख रुपए लगा के आपको 10% कमाना है, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपये आपको मिनिमम कमाना है बिजनेस में से। आगे, द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, मीनिंग अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनर्स को 6,000 रुपये एन्युअली आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी पे करना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन आगे बोला है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 years परचेज, कितने साल, 2 साल के परचेज के बेस पे ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और 2 साल की परचेज, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और 2 साल की परचेज के बेस पे आपको गुडविल फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करें, तो सबसे पहला कैलकुलेशन वापस एक बार क्वेश्चन नंबर था 17 नंबर, ओके। सो कैलकुलेशन पार्ट में स्टार्ट करूं, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला लिख ले, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है, इसकी फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट पहले फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली यहाँ पे सिंपल एवरेज मेथड से फाइंड होता है, एक्सेप्ट क्वेश्चन में प्रोवाइड किया होगी आपको वेटेड एवरेज करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे जो मेथड अप्लाई करनी है दैट इज सिंपल एवरेज मेथड से हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट का ट्रेंड शो कर रहा हो तो वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली यहाँ पे सुपर जो मॉड्यूल के अंदर जो सॉल्यूशंस दिए है ICAI ने वो सारे सिंपल एवरेज मेथड से दिए। सो एवरेज प्रॉफिट विल कैलकुलेट एज पर द सिंपल एवरेज मेथड, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको दिया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट करने के लिए 10,000, 17,000 लॉस, 50,000 प्रॉफिट एंड 75,000 प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट दिया था और आपको बोला था कि पार्टनर्स को 6,000 रुपये रेम्यूनरेशन आपको पे करना पड़ेगा।
तो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन 6,000 रुपये आपको पे करना है। तो सबसे पहले तो चलो एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 10,000 माइनस 17,000, 10,000 माइनस 17,000 क्यों? बिकॉज ये लॉस था, तो माइनस 17,000 और आफ्टर दैट बाकी 2 साल का प्रॉफिट लॉस 50,000 एंड 75,000। 50,000 एंड 75,000। ठीक है, ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लॉस हो गया। डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 बिकॉज एवरेज प्रॉफिट करना है, सिंपल एवरेज। 10,000 माइनस 17,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 comes to 1,18,000। 1,18,000 डिवाइड बाय 4, तो आंसर कम्स टू 29,500। आंसर आया 29,500। दिस इज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सो ये एवरेज प्रॉफिट हुआ। एवरेज प्रॉफिट और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन आपको बोला था 6,000 रुपीज रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, तो रेम्यूनरेशन माइनस करना पड़ेगा। ये जो आंसर आया इसमें से पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन 6,000 रुपीज, या तो आप हर साल के प्रॉफिट से 6,000 माइनस कर सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन आप एवरेज करने के बाद 6,000 आप एक बार माइनस कर दे। तो इसमें से 6,000 माइनस करो तो आंसर आएगा 23,500। 23,500 ये जो आंसर आया दिस इज कॉल्ड एज ए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको गुडविल फाइंड करना है, और गुडविल फाइंड करने के लिए आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी ढूंढना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया 23,500। ओके, नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17, सुपर प्रॉफिट मेथड। सो क्वेश्चन इज द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर्स आर इज गिवन। 2011, 12, 13, 14 का आपको 4 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है, 12 में लॉस है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज रुपीज 2 लाख। इसका मीनिंग क्या कि बिजनेस में आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग बिजनेस में आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इज 10%, मीनिंग आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 2 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए है उसके ऊपर एटलीस्ट आपको 10% इनकम मिलनी चाहिए। तो 2 लाख का 10% करे तो आपका एक्सपेक्टेशन कितना हुआ? 20,000 आपका एक्सपेक्टेशन हुआ। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, मीनिंग अगर आप बिजनेस करो तो पार्टनर को 6,000 रुपये आपको ईयरली रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और 2 साल की परचेज के बेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। और पीछे एक लाइन ऐड कर देना एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, वो लिखा नहीं है यहाँ पे, ऐड कर देना एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सो कैलकुलेशन 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो 3 साल मीनिंग कौन से 3 साल? तो लास्ट 3 साल, दैट इज 2014, 2013 एंड 2012, ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 था ये, यस क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्ट कर दे कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करें तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू माइनस 17,000 प्लस 50 प्लस 75, माइनस 17,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000, माइनस 17 प्लस 50 प्लस 75,000 डिवाइड बाय 3। ओके, सो कैलकुलेट करें तो 50,000 प्लस 75,000 माइनस 17,000, तो इट इज 1,08,000 divided by 3, divided by 3 comes to 36,000। 36,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। इसमें से आपको बोला था कि पार्टनर्स को 6,000 रुपये रेम्यूनरेशन पे करना है, तो या तो ये रेम्यूनरेशन आप हर साल के प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं 6,000 रुपये, या तो आप एवरेज करने के बाद एक बार माइनस कर दीजिए। मैंने एवरेज कर दिया 36,000, इसमें से 6,000 माइनस कर दूँ तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 30,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट आया। सेकेंड फाइंड करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
सो सेकेंड कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा? तो 2 लाख रुपए अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है और 2 लाख पे 10% अपना एक्सपेक्टेशन है कि इतनी इनकम मिलनी चाहिए। तो 2 लाख का 10% करें तो कम्स टू ₹20,000 और ये 20,000 जो आंसर आया, दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ऊपर जो आया था ये एवरेज प्रॉफिट था, ये एवरेज प्रॉफिट था और ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल गया अपने को। अब अपने को गुडविल फाइंड करना है और सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। पहले तो सुपर प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला लिख लेते। तो फॉर्मूला ये था, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना? तो एवरेज प्रॉफिट है 30,000, एवरेज प्रॉफिट इज 30,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 20,000। सो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? 10,000। ये सुपर प्रॉफिट मीनिंग क्या? तो सुपर प्रॉफिट मीनिंग आप दूसरों की कंपैरिजन में या आपकी एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में 10,000 ज़्यादा कमाते हैं। आपका एक्सपेक्टेशन था कि आपको 20,000 रुपये एटलीस्ट कमाना है बिजनेस में से, 2 लाख के ऊपर 10%। आपका एक्सपेक्टेशन था कि आपको 20,000 रुपये मिनिमम कमाना है, बट आप 30,000 कमा रहे हो। सो आप अपने एक्सपेक्टेशन से 10,000 ज़्यादा कमा रहे हो। और कितने साल की परचेज के बेस पे बोला है? तो 2 साल की परचेज बोला था। 2 साल की परचेज का मीनिंग क्या है यहाँ पे? तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 10,000 रुपये हम ज़्यादा कमाते हैं, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल तक तो हम कमाएंगे। सो फाइनली गुडविल इक्वल टू व्हाट? गुडविल इक्वल टू 10,000 इंटू 2 years, 20,000 इज योर गुडविल। 10,000 रुपये एटलीस्ट आपको कितने साल तक? 2 साल तक आपको कमाना है एक्स्ट्रा, और वो 2 साल जो एक्स्ट्रा कमाओगे दैट इज नथिंग बट योर गुडविल। सो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट कितनी आएगी? 20,000। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन 1/4/11 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन असेट ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। आपको असेट की वैल्यू दी है, बैलेंस शीट जो होती है ना, बैलेंस शीट में असेट्स का टोटल आपको दिया है 75,000, जिसमें 5,000 कैश है, इसमें इंक्लूड है। तो 5,000 आपको इग्नोर करो, कुछ नहीं करना है, 75 में इंक्लूड ही है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट में असेट कितनी है? 75,000। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स कितने हैं? 5,000। सो नेट असेट कितना हुआ? 70,000। द फर्म हैड अ रिजर्व फंड ऑफ 10,000, while partners capital amounted to ₹60,000। रिजर्व फंड कितना पड़ा है? 10,000 और पार्टनर्स कैपिटल कितनी पड़ी है? 60,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड 20% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड फॉर ₹24,000 फॉर 4 years परचेज। आपको बोला कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 20% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और गुडविल की वैल्यू आपको 24,000 दे दी है। यहाँ पे आपको गुडविल फाइंड नहीं करना है, गुडविल आपको दे दिया है कितना? 24,000। और वो 24,000 जो गुडविल है वो 4 साल की परचेज के बेस पे फाइंड किया है। गुडविल जो 4 साल की परचेज के बेस पे वो कितना है? 24,000 ऑफ द सुपर प्रॉफिट। एंड फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन आपको ये क्या पूछा है? फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। आपको एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। उल्टा क्वेश्चन पूछा है, आपको गुडविल दे दिया है, आपको पूछा है कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 18 पहुंचे हम। क्वेश्चन 18 कैलकुलेशन, सबसे पहला काम ये करते कि सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला लिख लेते। सो आपको कैलकुलेशन इजी रहेगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करें। तो सुपर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 24,000 जो है ना वो गुडविल है। 24,000 गुडविल को अगर आप डिवाइड बाय 4 करो, क्योंकि गुडविल 4 साल की परचेज के बेस पे फाइंड किया है, तो 24,000 डिवाइड बाय 4 करो तो 6,000 जो आंसर आएगा ना, वो 6,000 जो आंसर आया वो आपका सुपर प्रॉफिट हुआ। सुपर प्रॉफिट 6,000 आया। 24,000 डिवाइड बाय 4, 24,000 गुडविल है, डिवाइड बाय 4, जब क्योंकि
6000 सुपर प्रॉफिट हुआ, इंटू 4 करके 24,000 गुडविल आया होगा। तो 6000 इंटू 4 करके 24 आया, तो 24 डिवाइड बाय 6 करो तो 4 करो तो 6000 आएगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना, ये क्वेश्चन में आपको पूछा है, ये फाइंड करना है आपको। एवरेज प्रॉफिट कितना, ये आपका क्वेश्चन है। माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढने के लिए आपको दो डेटा दिए है। सपोज कि एग्जांपल यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊं, तो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको समझने के लिए। सपोज ये आपका बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आपको ये बोला है, ये सपोज आपका बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आपको ये बोला है कि बैलेंस शीट में असेट साइड का जो टोटल है ना वो 75,000 है इंक्लूडिंग कैश। असेट साइड का टोटल 75,000 है, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड का टोटल भी क्या आएगा, 75,000 ही होगा। बैलेंस शीट टैली तो होता है, तो 75,000 असेट साइड का टोटल है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल बाय डिफॉल्ट 75,000 होगा। इसमें 5,000 जो है ये क्रेडिटर्स है, ये 5,000 जो है वो कौन है, क्रेडिटर्स है। तो 5,000 अगर क्रेडिटर्स है, ये 5,000 अगर क्रेडिटर्स है, तो 75,000 माइनस 5,000 करो तो 70,000 आपकी कैपिटल हुई। 70,000 क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ। 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, ठीक है। 75,000 में से 5,000 क्रेडिटर्स माइनस कर दो तो 70,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में दे दिया है कि 70,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। इनडायरेक्टली 70,000 को एक अलग तरीके से भी दिया है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि बिजनेस में रिजर्व फंड 10,000 है, रिजर्व फंड 10,000 है और पार्टनर्स कैपिटल 60,000 है। आपको ये भी बोला है क्वेश्चन में कि रिजर्व फंड 10,000 है और पार्टनर्स कैपिटल 60,000 है, तो रिजर्व फंड और पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करो तो भी क्या आएगा, कैपिटल आएगा। 70 प्लस 10 प्लस 60 टोटल कितना होगा, 70। मीनिंग या तो आप 10 प्लस 60 करके 70 फाइंड करो, या 75,000 टोटल माइनस 5,000 क्रेडिटर माइनस करो। अल्टीमेटली आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 70,000। 70,000 पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में आपको कितना बोला था, 20%। तो 70,000 का 20% दैट इज 14,000 होगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ कैसा आया था, तो 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे हमने फाइंड किया, उसका 20% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न था, तो 14,000 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न था, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था। अब 14,000 को सामने ट्रांसफर कर दो तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 14,000 प्लस 6,000 कम्स टू व्हाट, 20,000। सो 20,000 जो आपका आंसर आया, दिस इज नथिंग बट योर एवरेज प्रॉफिट। जो क्वेश्चन आपको पूछा था ये एवरेज प्रॉफिट था 20,000, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसका आंसर क्या आएगा, 20,000, ठीक है। अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड ही है, पर सुपर प्रॉफिट मेथड में एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है एनयूडी मेथड। सुपर प्रॉफिट में एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है एनयूडी मेथड, सुपर प्रॉफिट एनयूडी मेथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड अब मैंने आपको आगे समझाया कि सुपर प्रॉफिट मेथड जो है ना वो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज मेथड की कंपेयर में बेटर मेथड है। सुपर प्रॉफिट में भी सुपर प्रॉफिट एनयूडी मेथड जो है दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ द गुडविल कैलकुलेशन। ये क्या करता है, गुडविल का एनयूडी मेथड जो है सुपर प्रॉफिट में, एनयूडी मेथड जो है सुपर प्रॉफिट के अंदर एनयूडी मेथड, ये बेस्ट मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चंस की वो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट था, अब जो मेथड है इसका नाम है एनयूडी सुपर प्रॉफिट। ये एनयूडी सुपर प्रॉफिट क्या करता है, तो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको लॉजिक समझाओ, ये मेथड सिंपली एक अंडरस्टैंड करे तो क्या करता है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है और आपको लग रहा है कि आपका नेक्स्ट 3 साल के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नेक्स्ट 3 साल में 100 रुपये और 100 रुपये कमाने वाले हैं, ऐसा आपका मानना है। आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ईयर में, करंट ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर में, फ्यूचर में फर्स्ट ईयर में आप 100 रुपये कमाओगे, सेकेंड ईयर 100 रुपये कमाओगे, थर्ड ईयर 100 रुपये कमाओगे, यानी टोटल आप 300 रुपये कमाओगे, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाला आपका प्रॉफिट कितना, 300 रुपये। तो 300 रुपये अपने को गुडविल बोल सकते हैं कि फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट 300 रुपये है। नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर आप 100 कमाओगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 100 कमाओगे और उसके बाद 100 रुपये और कमाओगे, यानी 300 रुपये आप टोटल कमाओगे। तो 300 रुपये आपका फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मेथड है एनयूडी मेथड, ये क्या करता है, तो एनयूडी मेथड क्या करता है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। मीनिंग 1 साल बाद का 100 रुपया, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी, आज की वैल्यू तो कम ही होती है, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट के साथ होती है,
अगर फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में एफडी करो 100 रुपए की और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो 100 रुपए अगर आपने बैंक में 10% पे एफडी की तो एक साल बाद आपको 110 रुपए मिलेंगे। आज के 100 रुपए, बट एक साल बाद के कितने, 110। यानी आज की वैल्यू कम होती है 100, और एक साल बाद आपको एफडी पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, तो 110 रुपए आपको एक साल बाद मिलेगा। तो 110 रुपए जो है फ्यूचर वैल्यू है और 100 रुपए आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। तो 100 रुपए जो प्रेजेंट वैल्यू है, 100 रुपए जो प्रेजेंट वैल्यू वो कम होती है और फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो ये जो 100 रुपए है ये एक साल बाद की वैल्यू है, वो जो ज्यादा है, ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। ये 100 रुपए 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू है और ये 100 रुपए ये 3 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू है। तो अगर मैं ये 100 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूं, ये 100 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू और ये 100 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूं, तो मे बी ये 100 रुपए का 90 होगा, 10% रेट अज्यूम कर लो, समझो। तो 100 अज्यूम, मैं फिगर्स को अज्यूम कर रहा हूं, 100 का एक साल बाद का 100 तो आज का मे बी 90 होगा, 2 साल बाद का 100 तो मे बी 2 साल बाद का 100 तो मे बी आज का 80 होगा, 3 साल बाद का 100 तो मे बी आज का 70 होगा। ये 90, 80, 70 मैंने अज्यूम किया प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो 100 रुपए अगर एक साल बाद का है तो आज का 90 होगा, 2 साल बाद के 100 तो आज के मे बी 80 होंगे, 3 साल बाद के 100 तो मे बी आज के 70 होंगे। अगर मैं 90, 80, 70 का टोटल करूं तो 90 प्लस 80 प्लस 70 टोटल कम्स टू 240। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि आज की आपकी गुडविल 300 रुपए तो है, बट वो आपकी फ्यूचर गुडविल है। 300 रुपए वो आपकी फ्यूचर वैल्यू के बेस पे है, बट अगर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो तो एक्चुअली आपकी गुडविल 240 है, ठीक है। सो ये जो मैंने किया, दिस इज, मैंने उसको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को मैंने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को मैंने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो एक्चुअली गुडविल जो आपको 300 दिख रही है वो 300 नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो तो 240 गुडविल ही है, उससे ज्यादा नहीं है गुडविल। तो एन्युटी सुपर प्रॉफिट मेथड क्या करता है, तो एन्युटी सुपर प्रॉफिट मेथड फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है, सो दैट गुडविल की आज की वैल्यू पता चलेगी। जबकि गुडविल जो 300 रुपए आपको दिख रहा है वो गुडविल तो है, बट फ्यूचर में होने वाला गुडविल है, जिसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो 300 नहीं है, 240 है। सो लॉजिक आपको समझ आया। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या करता है, सुपर प्रॉफिट एन्युटी मेथड क्या करता है, तो एन्युटी मेथड सुपर प्रॉफिट का फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करता है, प्रेजेंट वैल्यू में, और वो गुडविल की एक्चुअल वैल्यू आज के टर्म्स में फाइंड करता है। दैट इज सुपर प्रॉफिट एन्युटी मेथड, ठीक है। कहीं पे कैलकुलेशन में, फुल सम्स में कहीं पे मेथड यूज नहीं होता है, बट हाँ शॉर्ट सम के अंदर शायद पूछ ले तो आपको आना चाहिए कंसेप्ट। ज्यादातर एग्जाम में कहीं पे फुल सम्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट या वन ऑफ द मेथड है बुक के अंदर, तो आपको ये मेथड के क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कैलकुलेट कैसे होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 इज लाइक दिस, द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द नेक्स्ट 5 years आर एज फॉलो। नेक्स्ट आपको 5 साल का प्रॉफिट आपको नीचे दिया है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 5 साल का, आपको फ्यूचर प्रॉफिट ही दे दिया है, आपको पास्ट प्रॉफिट नहीं दिया है, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट आपको दे दिया है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप ये सबका टोटल करें तो 15 लाख होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि बिजनेस में हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में 15 लाख रुपए प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में हमें 15 लाख रुपए प्रॉफिट होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो 15 लाख रुपए जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है उसको हम गुडविल बोल देते। तो नॉर्मली देखने जाए तो 15 लाख रुपए आपकी गुडविल है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बट आगे इसमें यहाँ पे कुछ अलग है। आगे बोला है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 20 lakhs एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 11 lakhs। असेट साइड का टोटल कितना है 20 lakhs। तो लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज कितनी 11 lakhs। तो असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो तो गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। 20 lakhs माइनस 11 लाख करो तो 20 माइनस 11 9 लाख रुपीज़ क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा आपका। असेट माइनस लायबिलिटीज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 9 लाख रुपीज़ क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आर 10% आर एस फॉलो। यानी आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप जो रिटर्न कमाओगे, कैपिटल जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आप 10% रिटर्न कमाओगे, ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन है। और नीचे आपको 5 साल का 5 साल ईयर दिए हैं और उसके नीचे उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको दिए, 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको दिए नीचे। एंड क्वेश्चन आपको पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल की अमाउंट फाइंड करो, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, आगे आप क्वेश्चन में ऐड कर दीजिएगा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर एन्युटी सुपर प्रॉफिट मैथड, एज पर एन्युटी सुपर प्रॉफिट मैथड, लास्ट में इतना ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करूँ तो मेथड का नाम क्या है बोलो पहले। तो मेथड का नाम है एन्युटी सुपर प्रॉफिट, एन्युटी सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो पहला काम एन्युटी सुपर प्रॉफिट मेथड, नाम से ही पता चलता है इसमें करना क्या है। तो एन्युटी सुपर प्रॉफिट, उसमें एन्युटी को अभी बाजू में रखो, सुपर प्रॉफिट पहले फाइंड करो।
मेथड का नाम है एनयूडी सुपर प्रॉफिट। वो एनयूडी वर्ड को अभी साइड में रखो, सुपर प्रॉफिट फाइंड करो। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो चलो पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर ले। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे अब सिंपल एवरेज करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आईसीए मॉड्यूल के अंदर सुपर प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट जो फाइंड होता है वो सुपर सिंपल एवरेज मेथड से कैलकुलेट की है। वेटेड एवरेज करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज करूँ तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, टोटल प्रॉफिट कितना? 15 लाख, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट कैलकुलेशन में स्टार्ट करूँ। सो फर्स्ट वन दैट इज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो 15 लाख मेरा टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड बाय मेरे को कितने साल का प्रॉफिट दिया है? तो क्वेश्चन में मुझे 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो इसको डिवाइडेड बाय 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 करूँ तो 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 कम्स टू व्हाट? 3 लाख रुपीस, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? तो 15 लाख डिवाइड बाय 5, 3 लाख रुपीस एवरेज प्रॉफिट हुआ। सेकंड क्या फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट के लिए? तो सेकंड फाइंड करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने बिजनेस में कितना है? तो असेट साइड का टोटल आपको दिया है 20 लैक्स, या फिर इनफैक्ट यहाँ पे 20 लाख नहीं लिखूँ, 9 लाख रुपीज़ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था अपना, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 9 लाख रुपीज़। वो 9 लाख रुपीज़ कैसा है वो आपको समझा दूँ। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नीचे क्वेश्चन में आपको 10% के बेस पे दिया है। तो 9 लैक्स इंटू 10% करूँ तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना बनता है? 90,000 रुपीज़ ओनली। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक आंसर मिल गया, एवरेज प्रॉफिट दूसरा आंसर मिल गया, ठीक है। ये 2 आंसर आपको मिल गए। ये 9 लाख कैसे आया था? फिर से एक बार 20 लाख रुपीज़ असेट साइड का टोटल, बैलेंस शीट आप थिंकिंग करो तो बैलेंस शीट में असेट साइड का टोटल 20 लाख है, लायबिलिटीज है 11 लाख, तो 20 लाख माइनस 11 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 9 लाख रुपए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इंटू 10% रिटर्न क्वेश्चन में आपको बोला है। सो 90,000 इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब क्या फाइंड करेंगे? तो अभी हम फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना? 90,000। सो 3 लाख माइनस 90,000 करूँ तो 2,10,000 इज माई 2,10,000 जो आंसर आया इज माई सुपर प्रॉफिट। 2,10,000 इज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब 2,10,000 जो सुपर प्रॉफिट आया, इसके बाद अब ये सुपर प्रॉफिट का क्या करना है? यहाँ तक आपको समझ आया? ये जो नॉर्मल आप करते थे उतना ही किया, इसमें नया कुछ नहीं किया मैंने। मेथड का नाम क्या था? तो मेथड का नाम था एनयूडी सुपर प्रॉफिट मेथड। एनयूडी सुपर प्रॉफिट, एनयूडी को बाजू में रखो, सुपर प्रॉफिट पहले फाइंड करो। तो पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लिया। नाउ गुडविल फाइंड करने के लिए अब छोटा सा चेंज, अब यहाँ पे जो चेंज है वो ये है। तो गुडविल फाइंड करने के लिए जो मेथड होगी वो सुपर प्रॉफिट इनटू, नॉर्मली हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के बेस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आप ये नॉर्मल सुपर प्रॉफिट करते तो आप क्या करते हैं? तो सुपर प्रॉफिट ये 2,10,000 आया इंटू 5 कर देते, क्योंकि आपको 5 साल फ्यूचर के 5 साल का प्रॉफिट दिया है, मीनिंग आप 5 साल तक प्रॉफिट करोगे ऐसा मानना है। यानी 5 साल की परचेज के बेस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको फ्यूचर का 5 साल का प्रॉफिट दिया, मीनिंग इनको ऐसा लग रहा है कि 5 साल एटलीस्ट प्रॉफिट होगा, तो 2,10,000 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आ जाता, अगर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड होती तो। बट वो नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि गुडविल फाइंड करने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं करेंगे। कैलकुलेशन यहाँ तक तो वही है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, अब खाली नंबर ऑफ ईयर्स की जगह यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी, PVIF है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी। ये कहाँ से आएगा मैं समझाता हूँ। पहले सुपर प्रॉफिट कितना? तो ऊपर अपने फाइंड किया था 2,10,000 सुपर प्रॉफिट इनटू, अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी कहाँ से फाइंड करेंगे? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। क्वेश्चन में आपको बोला कि 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, और 10% के आप देखो ये फैक्टर्स आपको दिए 10% की, ये सब प्रेजेंट वैल्यूज है। ये प्रेजेंट वैल्यूज जो है ना वो ऐसे फाइंड होता है, कैलसिया उठाओ, 10% रेट है, 10% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स में आपको सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। 10% है ना, तो उसकी फॉर्मूला है 1 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ढूंढने के लिए है, फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर। फॉर्मूला क्या है? 1/1 प्लस आर, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10% अगर रेट हो तो क्या होगा? 1/1 प्लस
आर दैट इज 0.10, यानी फॉर्मूला क्या होगा, 1 करो कैलसी पे 10% के बेस पे करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू, तो आंसर आएगा 0.9090। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। फिर से इक्वल टू दबाओ, फिर से एक बार मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, अगर 15% रेट होता 10 की जगह तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 20 होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.20, अभी 10 है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू, एक बार दबाओ तो आंसर 909 बनाया, 9090 ये आंसर आया। फिर से इक्वल टू दबाओ तो आंसर ये आएगा 8264, फिर से इक्वल टू दबाओ तो आंसर आएगा 7513, फिर इक्वल टू दबाओ तो आंसर 6830, फिर इक्वल टू दबाओ तो आंसर आएगा 6209। 5 बार 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 5 बार इक्वल टू 5 बार दबाओ, और 5 बार होने के बाद लास्ट में एक जीटी का बटन होता है वो दबाओ, बैलेंस आपके कैलसी पे जीटी का बटन होता है, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 5 बार किया, इसके बाद जीटी बटन दबाओ तो आंसर आपका आएगा 3.79, ये जीटी मीनिंग टोटल। ये 5 जो आपको वैल्यू दी है ना 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 का टोटल करोगे तो भी आंसर आ जाएगा 3.79। तो 3.79 जो आंसर आया, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। ये 2,10,000 जो आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.79 से, सो 2,10,000 इंटू 3.79 कम्स टू 795, आंसर इज 795,900। दिस इज योर फाइनल अमाउंट ऑफ गुडविल। ये जो आंसर आया, ये आपका फाइनल आंसर 795,900 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये आपको आंसर फाइंड करना था। नया क्या किया मैंने, तो 2,10,000 को आपको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना था। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो करें तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कर लेते। 5 साल का प्रॉफिट है तो इंटू 5 करते, तो 2,10,000 इंटू 5 करते ना नॉर्मल सुपर प्रॉफिट, तो आंसर 10,50,000 आता। वो 10,50,000 जो होता, वो 10,50,000 आपकी फ्यूचर वैल्यू होती। हमने क्या किया, तो 10,50,000 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, 795,900। आपको समझ आ रहा है, इंटू 5 करते तो आंसर आता 10,50,000, और हमने क्या किया, इंटू 5 नहीं किया, इंटू 3.79 किया, मीनिंग 795,900 जो आंसर आया, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू। यानी अपनी जो गुडविल है, वो गुडविल को हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया। गुडविल को हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया सुपर प्रॉफिट मेथड से। दिस इज योर गुडविल कैलकुलेशन एज पर दिस सुपर प्रॉफिट एन्युटी मेथड। ठीक है, आपको लॉजिक समझ आया होगा कैसे कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है, ज़्यादातर ये सुपर प्रॉफिट एन्युटी ज़्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है, बट यू कैन से वन ऑफ द बेस मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन है। सो आपको आना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे होता है। खाली चेंज क्या करना था, वापस एक बार दिखा दूँ। चेंज इतना किया मैंने, गुडविल को सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स की जगह क्या किया, पीवीआईएफ है, प्रेजेंट रियल इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, और वो कैसे फाइंड करना था मैंने आपको समझाया। एक बार रिवाइंड करके आप देख लीजिए कैसे था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में ही एक और मेथड है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, ये कैसे काम करता है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। हमारा बिजनेस में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, हम बिजनेस में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, और बिजनेस में एक्सपेक्टेड नॉर्मली 10% अपना एक्सपेक्टेशन है कि 10% बिजनेस में अर्न करना चाहिए। The value of total asset other than goodwill and total liabilities are 11 lakhs and 2,80,000 respectively. Meaning बिजनेस में बैलेंस शीट में असेट का टोटल कितना है 11 lakhs और लाइबिलिटीज का टोटल कितना है 280। तो 11 lakhs माइनस 2,80,000 करो तो 8,20,000 आंसर आएगा। 11 लाख माइनस 280, 820 आंसर आएगा। 820 क्या आएगा, गुडविल सॉरी वो क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। असेट माइनस लाइबिलिटीज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन क्या पूछा है, गुडविल फाइंड करो एज पर व्हाट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन नंबर 20, पहले बहुत सिंपल मेथड है, पहले कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, मेथड का नाम खाली याद रखो। मेथड का नाम क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मेथड का नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसमें कैपिटलाइजेशन को अभी बाजू में रखो, कैपिटलाइजेशन जो वर्ड था उसको बाजू में रखो। मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन को साइड में रखो, पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करना सीखो, वो तो आता है आपको। तो पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड कर ले, तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो चलो पहले वो फाइंड कर ले।
एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन में चेक करो एवरेज प्रॉफिट कितना था। तो एवरेज प्रॉफिट बिजनेस में था 1,00,000 रुपये, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है 1,00,000 रुपये हम एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसा करके आपको सीधा बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। दूसरा आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो चलो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड कर लेते। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसा आएगा? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? तो 8,20,000। कैसे आया था कैपिटल एम्प्लॉयड? 11 lakhs माइनस 2,80,000, असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 8,20,000 इंटू व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? 10%। तो 8,20,000 इंटू 10% कम्स टू 82,000। ये क्या आया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 1,00,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? 82,000। सो फाइनली सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 18,000 आया। ये जो आंसर आया एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट 18,000। ये 18,000 अपना सुपर प्रॉफिट आया। अब क्या फाइंड करना है? तो ये सुपर प्रॉफिट को आपको कैपिटलाइज करना है। अब मेथड का नाम क्या था? यहां तक आपको समझ आया? यहां तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया, यहां तक मैंने खाली क्या फाइंड किया? यहां तक मैंने सिंपली सुपर प्रॉफिट फाइंड किया। अब क्या करना है? सुपर प्रॉफिट मिल गया। अब फॉर्मूला क्या है? मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले कैपिटलाइजेशन साइड में रख के हमने क्या फाइंड कर दिया? सुपर प्रॉफिट फाइंड कर दिया। यहां तक आता है। इसके बाद अब मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मीनिंग अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। सुपर प्रॉफिट को क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। अब कैपिटलाइज कैसे करेंगे मैं समझाता हूं और उसका लॉजिक भी समझाता हूं कि क्यों किया ऐसा। तो पहले मैं आंसर फाइंड कर लेता हूं, उसके बाद आपको लॉजिक समझाता हूं कि ऐसा क्यों किया। तो अब फाइनली गुडविल इक्वल टू नॉर्मली हम क्या करते हैं गुडविल फाइंड करने के लिए? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस करते हैं, वो नहीं करना है। पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लिया, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस नहीं करना है। सुपर प्रॉफिट को क्या करना है? तो सुपर प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मीनिंग क्या? मीनिंग 18,000 जो सुपर प्रॉफिट आया वो ले लो, इसको डिवाइड कर दो 10% जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था उससे डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों करेंगे मैं समझाता हूं लॉजिक आपको। 18,000 डिवाइड बाय 10% कर दो तो गुडविल की अमाउंट कितनी आएगी? इट इज 1,80,000। ये आपका आंसर आया एंड दिस इज योर गुडविल अमाउंट। ये आपका फाइनल आंसर है, 1,80,000 इज गुडविल अमाउंट। फॉर्मूला क्या? तो फॉर्मूला मेथड का नाम जो है वही उसकी फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले क्या फाइंड कर लो? सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लिया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मीनिंग सुपर प्रॉफिट को पकड़ के क्या करो? कैपिटलाइज कर दो। तो हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। फॉर्मूला क्या? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दिया था? 10%, उससे डिवाइड कर दो। 18,000 डिवाइड बाय 10%, आंसर इज 1,80,000, दैट इज योर गुडविल। ये क्या किया मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? लॉजिक इसका समझते हैं हमने क्या किया। सी हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हम बिजनेस में 1,00,000 रुपए हमने एवरेज कमाते हैं। हम बिजनेस में 1,00,000 रुपए एवरेज कमाते हैं और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 8,20,000। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आपको 82,000 ही कमाना है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि हमको 82,000 कमाना है, बट हम कितना कमा रहे? हम 1,00,000 कमा रहे। कमाने का कितना था? हमारा एक्सपेक्टेशन था 82,000 कमाना है। हम कमा कितना रहे? 1,00,000 रुपए। कितना ज्यादा कमा रहे? तो हम 18,000 रुपये ज्यादा कमा रहे। समझो फिर से एक बार, हम 18,000 हमारी एक्सपेक्टेशन की कंपेयर में 18,000 ज्यादा कमा रहे। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? 82 का। हम कमा कितना रहे? 1,00,000 रुपए। हम कितना ज्यादा कमा रहे? 18,000 ज्यादा कमा रहे। हम 18,000 ज्यादा कमा रहे। अब आप समझो 10% के हिसाब से 18,000 ज्यादा कमाना हो, 18,000 रुपए आपको 10% के हिसाब से कमाना हो तो आपको 1,80,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 1,80,000 का 10% करो तो 18,000 आता है, 18,000 आता है। तो 18,000 कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल ज्यादा डालनी पड़ेगी? 1,80,000। 18,000 ज्यादा कमाने के लिए आप 18,000 ज्यादा कमा रहे हो। फिर से एक बार, आप 18,000 ज्यादा कमा रहे हो। 18,000 ज्यादा कमाने के लिए आपको कैपिटल कितनी ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी?
तो 1,80,000 कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 1,80,000 का 10% करो तो 18,000 आता है, ठीक है। तो आपको 1,80,000 कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़े तो ही आप 18,000 ज्यादा कमा सकते हो। फिर से एक बार, अब 1,80,000 कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा करो तो आप 18,000 ज्यादा कमा सकते हो, बट आप तो 1,80,000 इन्वेस्ट करे बिना ही 18,000 ज्यादा कमा रहे हो। बट आप 1,80,000 इन्वेस्ट करे बिना ही 18,000 ज्यादा कमा रहे हो। इसका मीनिंग आप 1,80,000 की कैपिटल जितना ज्यादा बिजनेस करो, आप बिजनेस में 1,80,000 की कम कैपिटल लाए और आप 1,80,000 की ज्यादा कैपिटल जितना बिजनेस करो, आप कम कैपिटल से ज्यादा बिजनेस करो। समझ आ रहा है आपको? आपने 1,80,000 की कैपिटल कम इन्वेस्ट की, फिर भी आप 18,000 कमा रहे हो एक्स्ट्रा। आप कैपिटल लाए बिना ही 18,000 कमा रहे हो, 180 लाए बिना ही 18,000 ज्यादा कमा रहे हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जितनी कैपिटल कम लाए फिर भी ज्यादा बिजनेस करो, मीनिंग आप एफिशिएंट हो, ज्यादा अच्छा कमा रहे हो। तो 1,80,000 जो है वो कैपिटल आपकी कम है, वो आपकी गुडविल है। लॉजिक समझ आया होगा आपको ये मेथड का। आपको खाली चेंज कहां पे करना है, पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेना है, और सुपर प्रॉफिट को क्या करना है, तो आपको सिंपली उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना है। दैट विल बी योर आंसर, गुडविल अमाउंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसके जैसे ही क्वेश्चन है बट मेथड चेंज है, नाम मेथड का चेंज है। नेक्स्ट मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का लास्ट क्वेश्चन, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऊपर वाली मेथड क्या नाम था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वही की वही चीज, वही का वही कंसेप्ट उल्टा पकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो कंसेप्ट था वही का वही कंसेप्ट उल्टा पकड़ा है। क्वेश्चन भी वही है। क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एज पर क्वेश्चन नंबर 21 की जगह 20 करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में जो डेटा था उसी को यूज करके क्वेश्चन नंबर 20 वाला डेटा, मीनिंग जो अभी क्वेश्चन हमने किया उसी डेटा को यूज करके आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करना है। चौथी मेथड अपनी, पहली मेथड एवरेज सिंपल एवरेज, सेकंड वेटेड एवरेज, तीसरी मेथड सुपर प्रॉफिट, और ये चौथी मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये चौथी मेथड, मेन चार मेथड। सुपर प्रॉफिट में और दो मेथड दी, एन्युटी सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और ये चौथी मेथड अपनी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो क्वेश्चन 20 का डेटा था उसी को यूज करना है और उसी चीज को आपको उल्टा पकड़ना है, वो आपका आंसर आएगा। मेथड का नाम बोलो, वही आपका फॉर्मूला है। मेथड का नाम क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया था आपको? ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया था 1 लाख रुपए, तो यहां पे लिख लेते 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में आपको दे दिया था। अब क्या करेंगे, तो अब मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते, तो कैपिटलाइज्ड सेकंड कैलकुलेशन, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%। कोई भी प्रॉफिट को, कोई भी चीज को कैपिटलाइज करना हो तो उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे। ओके, आपको फॉर्मूला लिखना हो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला लिखना हो तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए ऊपर क्वेश्चन में दिया है, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10% करना है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 10 लैक्स। ये आंसर आपको क्या मिलेगा? 10 लैक्स। ये 10 लैक्स जो आंसर आया इसको हम बोलेंगे कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। अब ये किया क्या मैंने, वापस एक बार, मेथड का नाम क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मेथड का नाम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले चलो एवरेज प्रॉफिट कहाँ है, तो है क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना? 1 लाख। ना हो तो आपको एवरेज प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेने का, सिंपल एवरेज। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, जो मेथड का नाम है वही करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले क्या फाइंड करो? एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करो? उसको कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करने के लिए क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मीनिंग क्या? तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था, क्वेश्चन नंबर 20 में जो डेटा था वही। तो आंसर क्या है? 10 लाख। ये 10 लाख आपको क्या दिखा रहा है? तो 10 लाख आपको ये बता रहा है कि आपके बिजनेस में अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आप 1 लाख रुपए एक्चुअली कमा रहे हैं एक्चुअली 1 लाख रुपए, तो 1 लाख कमाने के लिए आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। 10 लाख का 10% करके देखो 1 लाख आता है। 10 लाख का 10% करो 1 लाख आता है। इसका मीनिंग उल्टा बोलो तो 1 लाख कमाने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए? 10 लाख। ठीक है, आप 10 लाख का 10% करो तो 1 लाख आता है। 1 लाख आप कमा रहे हो,
1 लाख कमाने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए? 10 लाख। 10 लाख कैपिटल हो तो ही 10% के हिसाब से 1 लाख कमा सकते हैं ना। तो 10 लाख रुपए हो तो 1 लाख कमा सकते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ। तो इसको यहां पे उल्टा लिखा कि 1 लाख कमा रहे हैं तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ कि आपकी कैपिटल क्या 10 लाख है? बिल्कुल नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में कुछ अलग ही था, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कुछ अलग ही था। असेट का टोटल आपको दिया था 11 लाख और लायबिलिटीज का टोटल आपको दिया था 2,80,000, माइनस कर दे तो 11 लैक्स माइनस 2,80,000 करो तो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना? 8,20,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 8,20,000, असेट माइनस लायबिलिटी, ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब हमने क्या फाइंड किया कि अगर हम 1 लाख कमा रहे हैं तो हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए, है नहीं, 10 लाख होनी चाहिए। और अब मेरे को बताओ कैपिटल कितनी है? 820 है। तो आप 820 की कैपिटल से 10 लाख की कैपिटल जितना कमा रहे हो, समझे आप, 8,20,000 की कैपिटल लगा के आप 10 लाख की कैपिटल जितना कमा रहे हो, आप ज्यादा कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, एफिशिएंट कमा रहे हो। इसका मीनिंग आप जितना ज्यादा कैपिटल, कम कैपिटल लाके जितना ज्यादा कमा रहे हो वो आपकी गुडविल है। सो फाइनली गुडविल इक्वल टू व्हाट? गुडविल इक्वल टू व्हाट? तो 10 लाख रुपए माइनस 8,20,000, मीनिंग कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट 10 लाख माइनस 8,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। सो 1,80,000 जो डिफरेंस आया, ये 1,80,000 जो डिफरेंस आया, दिस इज योर गुडविल। और यही आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था, सेम आंसर। यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर चेक करो तो वही आंसर था 1,80,000 क्वेश्चन 20 का, और क्वेश्चन 21 का भी आंसर वही आया। ये दोनों मेथड का आंसर हमेशा सेम ही आएगा, हमेशा, इसमें नहीं, हमेशा सेम आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो, ये आंसर हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज, एक ही लॉजिक को यूज कर रहा है, खाली कान उल्टा पकड़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, वापस एक बार 20 में क्या किया था? तो 20 में हमने ये फाइंड किया कि हम इतना कमा रहे, इतना हमारा एक्सपेक्टेशन था, इतना ज्यादा कमा रहे, 18,000 ज्यादा कमा रहे, तो 18,000 ज्यादा कमाने के लिए कैपिटल कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 1,80,000 ज्यादा होनी चाहिए, वो आपकी गुडविल है। वो सीधा था। क्वेश्चन नंबर 21 ने उल्टा बोला कि आप 1 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख के हिसाब से आपको कैपिटल कितनी चाहिए? 10 लाख, और आपकी कैपिटल है कितनी? 820, तो आप कितनी कम कैपिटल लाए? 180 कैपिटल कम लाए, तो आपकी गुडविल है। मीनिंग वही चीज को इन लोगों ने उल्टा कैलकुलेट किया, 20 और 21 ने, बट अल्टीमेटली हमेशा ये दोनों मेथड से आंसर हमेशा सेम आएगा। यहाँ पे ये अपने सारे गुडविल के जो क्वेश्चंस है वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक बार वापस से सारे क्वेश्चंस आपको मैन्युअली कैलकुलेट, मीनिंग कैलकुलेट करने के, और विदाउट वाचिंग द वीडियो एक बार पूरा आपको समझ आएगा, लॉजिक समझ आएगा। अब सॉल्यूशन देखे बिना आपको पूरा एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, सो दैट कंसेप्चुअली आपको समझ में आ जाए कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है। से इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कैलकुलेशन आ जाए, उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो यहाँ पे गुडविल का कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।